बात सर्जिकल स्ट्राइक की हो, देविंदर सिंह की हो, जो कि मुलव्वस पाए गए थे उस वक्त जब पुलवामा हमला हुआ था, इस हवाले से हमने रिटायर्ड मेजर जनरल राकेश शर्मा से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए इस इंटरव्यू में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा, जो कि एक्स सर्विसमैन के रहबर भी हम कह सकते हैं, और इन विषयों पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। जो आज इस वक्त मुल्क की आर्मी पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं, किस तरह जवाब देंगे? देखिए, कल श्री दिग्विजय सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो आर्मी के बारे में है, आर्मी की शौर्य के बारे में है, बलिदान के बारे में है और उनके ऊपर में शक की नजर के बारे में है। मैं ये कहूंगा ये बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय जो उन्होंने वाकया कल बोला है, जो स्टेटमेंट दी है, वो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। दिग्विजय सिंह जी एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन है। उनकी आदत रही है वो ऐसा करने की। कभी वो सेक्सिज्म के बारे में बोलते हैं, कभी वो ओसामा बिन लादेन जब 2011 के बीच में उसको समुद्र के बीच में दफना दिया गया था, उन्होंने बोला कि उसको उसके रीति रिवाज के हिसाब से, धर्म के हिसाब से नहीं किया, उन्होंने वो भी किया था। तो और भी ऐसी कई चीजें हैं कि दिग्विजय सिंह एक कंट्रोवर्शियल और मैं कहूंगा स्थिर एक पॉलिटिशियन नहीं है। उनका कल जो राजीव गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में, जम्मू के बीच में जो स्टेटमेंट है, उसके बारे में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। उन्होंने जो कल कहा, उन्होंने कहा कि जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका हमें कोई प्रूफ नहीं दिया गया। यह बात जो पुलवामा में हुआ था उसके बीच में 300 केजी जो आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था, कहां से आया? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी से कि आपने जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, शौर्य और साहस के बारे में और उनके बलिदान के बारे में ये जो बात उठाई है, मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि ये निंदनीय है। आप इससे परहेज करें, नहीं तो हमारे फौजियों को इस बात के लिए बहुत रोष है और आपको ये इसकी हम जवाब दे सकते हैं। रही बात उरी सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद में जो हुआ पुलवामा का, उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, इसके प्रूफ आपको दे दिए गए हुए थे। बाद में जो पुलवामा हुआ इंसिडेंट, जिसमें कि 42 हमारे सीआरपीएफ वाले सोल्जर्स जो हमारे शहीद हो गए, उसके बारे में भी आप और बाकी कई लोगों ने यह कहा कि यह तो अपने आप ही शायद गवर्नमेंट ने करवाया हुआ है। कितनी शर्म की बात है, कोई अपने ही भाई, अपने ही बच्चे, अपने ही देशवासियों को ऐसा करवाएगा किसी चीज के लिए? पहली चीज तो वो। दूसरी चीज आपने जो वो बोल दी, गवर्नमेंट ने हमें जवाब नहीं दिया। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कहां से पाकिस्तान के बीच में कैसे स्मगल होके आया? अरे दिग्विजय सिंह जी, पहले तो आप अपना ज्ञान थोड़ा ठीक कीजिए। ये 300 किलो आरडीएक्स नहीं था, ये तो आरडीएक्स तो क्या, ये तो एक्सप्लोजिव भी 300 किलो नहीं था, 200 किलो एक्सप्लोजिव था और उसके बीच में सिर्फ 20 से 25 किलो आरडीएक्स था। तो आप तो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप ठीक नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है, मैं ये कहूंगा कि आप ये, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल माइलेज, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, तो आपने इस मुद्दे को दोबारा से उठा दिया। मैं ये कहूंगा, अगर कोई ऐसे आके जम्मू के बीच में आके, जम्मू कश्मीर के बीच में आके आपने ये मुद्दा उछाला है, ये वक्त ठीक नहीं है। अगर पॉलिटिक्स करनी है तो आपको कहीं और दिल्ली में करनी चाहिए थी। हमारे जम्मू कश्मीर में आके इस हालात को आपने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, ये बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद में जो पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद में आप देखिए हमारी पॉलिटिकल विल देखिए, कहां हम थे। हमने उसके बाद में बालाकोट में जाके डीप पाकिस्तान के अंदर घुस के अंदर के उसको मारा। जो हमारा अपना है,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई, उसमें नहीं, हम 40 किलोमीटर अंदर गए थे और वहां जाके हमने उनको घुस के उनके घर में मार के आए। और हमारे जो जहाज गए थे किसी एक को कोई क्षति नहीं हुई। वहां पर जो इसका एलईटी का जो कैंप था उसके बीच में भी कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, और उसका हमने प्रूफ भी दिया इनको। 3 सुराख जो सैटेलाइट पिक्चर्स दे रखी थी कि उसके साथ में वो मिसाइल जो स्पाइस मिसाइल्स थी इसकी इजराइल की, वो वहां से एंटर की छत से, और अंदर जाके उन्होंने 150 से 200 जो टेररिस्ट थे उनको पिघला दिया और भस्म कर दिया, और कोई दूर की कोई क्षति भी नहीं हुई। तो इस चीज का सैटेलाइट पिक्चर्स भी दे रखी हुई थी, प्रूफ दे रखा हुआ है। तो यह कहूंगा दिग्विजय जी से कि जब आपको एक बार प्रूफ दे दिया है, हर बार प्रूफ आपको देने की जरूरत है, इसका मतलब आप सिर्फ बात की बात बनाते हैं, आप सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। आप हमारे जो हिंदुस्तान के जो हमारी एक क्षमता है उसके बारे में सवाल करना चाहते हैं। आप हमारी आर्मी और आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स वगैरह के बारे में, आप उनकी क्षमता के बारे में, उनके बलिदान के बारे में क्वेश्चन करते हैं। शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी आप लोग बातें करते हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी पुलवामा अटैक में मुलव्वस पाए गए थे, उनका क्या कुछ हुआ? कांग्रेस ये भी सवाल खड़े कर रही है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं उस तरह की कार्रवाई की गई? वो तो सीधे तौर पर टेररिस्ट के साथ मिले हुए थे, लेकिन उनको क्यों छोड़ा गया? उन पर उस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ, ये आपने ठीक कहा। वो डीएसपी देविंदर सिंह जो टेररिस्टों के साथ में मिला हुआ था, ये ऐसा उन पे इल्जाम था, और उसके ऊपर में उनको हिरासत में भी लिया गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, और उनको हिरासत में लेके काफी वो किया, लेकिन उनके ऊपर में पूरी क्या एक्शन हुई है, क्या चीज नहीं एक्शन हुई, किस कारण से नहीं हुई है, इसका संज्ञान लिया गया था। लेकिन बाहर अभी इसकी कोई ये नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा कड़ा स्टैंड अपनाया था। देविंदर सिंह को से सब कुछ उगलवा लिया। अगर देविंदर सिंह को ऐसा किया है, उससे उसकी जो इन्वेस्टिगेशन के बीच में, इंटेरोगेशन के बीच में सब कुछ उगलवा लिया, और उसी की मदद से और कितने सारे जो टेररिस्ट जितने भी थे जम्मू कश्मीर के बीच में, उन सभी को मारा गया। और सवाल है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी सिनेरियो अगर हम देखें, लग रहा है, आप मान रहे हैं आपके कश्मीर से अब मिलिटेंसी जो है जम्मू की तरफ मुंतकिल हो गई, और जम्मू में जो है अब दहशतगर्दाना हमले बार बार हो रहे। हाल ही में हमने देखा राजौरी के ढांगरी में किस तरह मासूम 7 लोगों की जानें ली गई। आप मानते हैं कि मिलिटेंसी का ग्राफ जो है अब जम्मू में ज्यादा बढ़ रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ओवरऑल अगर हम ग्राफ देखें, जो सिक्योरिटी सिचुएशन आर्टिकल 370 हटने के बाद में पूरे जम्मू कश्मीर में इंप्रूव हुई है। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी के बीच में 2 बार ऑल आउट ऑपरेशन करने के बाद में तकरीबन सारे मिलिटेंटों का सफाया कर दिया गया, और वो लोग डेस्परेट हो गए, और डेस्परेट होने के कारण, क्योंकि जो जहां पर भी वो काम करते थे, जो भी कोई अटैक करते थे, उनके सारे के सारे काडर मारे जाते थे। तो उन्होंने एक नई तजवीज बनाई, एक टैक्टिक्स बनाई कि हम डायरेक्ट ना करें, हम लोग ये जो टारगेट किलिंग करना शुरू कर दें, और हम एक कम्युनिटी को टारगेट करें, ताकि वो लोग डर के हजारों लाखों दूसरों को भी डराना शुरू कर दें। तो ये मैं कहूंगा कश्मीर के बीच में ये एक डेस्परेशन है जिसके कारण उन्होंने किया, और वो उस चीज को देखते हुए कि वहां प्रेशर इतना ज्यादा हो गया सिक्योरिटी फोर्सेस का, उनकी क्षति इतनी मिलिटेंट्स की होनी शुरू हो गई है, टेररिस्ट की, तो उन्होंने अपने जो है मिलिटेंसी को उन्होंने जम्मू के रीजन के बीच में किया, यानी एक्सटेंडिंग द आर्क ऑफ मिलिटेंसी इनटू जम्मू रीजन। पिछले 8-9 महीनों के बीच में जो वारदातें हुई हैं जम्मू के इलाके में, चाहे वो पुंछ हुई है, राजौरी हुई है, डांगरी हुई है, उधमपुर में 2 बार हुई है, सिद्रा में हुई है, ये सब दर्शाता है कि पाकिस्तान जो उनका आका है
और जो यहां के अंदर वाले जो हैं वो लोग मिलके टैक्टिक्स को बदली करके, ताकि प्रेशर जो है कश्मीर वैली से कम हो, वहां से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस डाइवर्ट हो, जम्मू के इलाके में आए और वो चीज करना। जो टारगेट किलिंग वहां पर हो रही थी वहां पर भी उनकी सफलता धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा जम्मू के इलाके में फोर्सेस भी कम है, जम्मू के इलाके में सॉफ्ट टारगेट है, तो हम यहां पर करके उन्होंने डांगरी वाली पहली टारगेट किलिंग एक कम्युनिटी की शुरू की और इस प्रकार से किया। तो मैं मानता हूं कि यहां पर ये जो सिचुएशन हो रही है जम्मू के इलाके के बीच में, जम्मू रीजन के बीच में जो मिलिटेंसी बढ़ रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। हमको स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमको एक नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इजाद करनी पड़ेगी, एक एक्टिव मेजर्स लेंगे, पैसिव मेजर्स जो है जो लॉन्ग टर्म के छोड़ के हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वो मेजर्स अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम लोगों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पहला, हमको जो एरिया डोमिनेशन है, पेट्रोलिंग है, वो ज्यादा करना पड़ेगा। जहां जहां पर ये वॉइड है, जैसे यूनिफॉर्म फोर्स रियासी, महोर, बुद्धल के इलाके से उठ गई हुई थी, वहां पर हमको एडिशनल फोर्सेस को लाना पड़ेगा, जैसे कि सीआरपीएफ को लाया गया है। लेकिन वो बाहर से आए हैं, जब तक वो सेट होंगे बात अलग रहेगी। तो हमको कुछ एक परमानेंसी देखनी पड़ेगी। अगले हमको देखना पड़ेगा कि जो इंटेलिजेंस है वो हमको बहुत ही ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, चाहे हमको हजारों लाखों रुपए देने पड़े खरीद के इंटेलिजेंस। क्योंकि भीड़ भाड़ के इलाके में, जैसे कि नरवाल के बीच में उस दिन वो हुआ था, 2 ब्लास्ट हुए हैं, तो इतनी भीड़ भड़ाके के बीच में हर एक के ऊपर में नजर रखना, हर एक जगह में वीडियो कैमरे रखने, हर जगह को करना, शिनाख्त करना पॉसिबल नहीं है। तो वो सब चलता है जबकि आपकी दूर की इंटेलिजेंस चल रही है, इंटेलिजेंस चल रही है, खबरी चल रही है आपके। अगर उनके OGW हैं तो आपके अपने खबरी होने चाहिए। तो इंटेलिजेंस बेस्ड आपके ऑपरेशंस होने चाहिए। और लास्ट वाला जो चीज मैं कहूंगा कि हमें हर इलाके को डोमिनेट करने के लिए एक्स सर्विसमैन जो फौजी होते हैं, जो है एक्स सर्विसमैनों को मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉय करना चाहिए। उसके बीच में पहला तो है VDC, जो VDCs को और हमको मजबूत करना है, उनको नए हथियार देने हैं और उनको और ज्यादा ट्रेनिंग देनी है। नहीं तो अभी देखा हुआ है VDCs पहुंचती हैं और यहां तो लेट पहुंचती हैं तो तितर बितर हो जाती है, इफेक्टिव नहीं है। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन है VDCs को सशक्त बनाया जाए। दूसरा, VDCs के बीच में 50% जो एक्स सर्विसमैन, जो हमारे सोल्जर्स रिटायर हुए हैं, उनको एम्प्लॉय किया जाए। क्योंकि उनको तो बंदूक क्या चलाना, ग्राउंड का इस्तेमाल करना, हर चीज का और जिगरा भी है और वो चाहते भी है। मैं प्रेसिडेंट हूं एक्स सर्विसमैन लीग जम्मू कश्मीर का, मैं तकरीबन 1 लाख फौजियों को लुक आफ्टर करता हूं, वो सब तैयार हैं। तो उनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो VDCs और मजबूत होंगे, एरिया डोमिनेशन ज्यादा अच्छा होगा। साथ साथ में हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको पिछले 4 साल से ये जो हथियार है उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा था। तो जब किसी के पास में कोई हथियार नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो तो डरता है। तो मिलिटेंट वगैरह जब आते हैं तो कोई दूसरा उसको मदद कभी नहीं करने जाता है। तो मैंने ये मुद्दा 7 जनवरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाके मैंने डेलीगेशन लेके जाके दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था मैं करूंगा, और मैं LG साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने जो हमारा जो लाइसेंसिंग है वो खोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया LG साहब का, एक्स सर्विसमैन की तरफ से मैं उनको करना चाहता हूं। तो ये हथियार वगैरह होंगे, मैं तो ये कहता हूं कि हथियार हमारे एक्स सर्विसमैन को और दिए जाएं, VDCs के लिए जो SLRs वगैरह हैं वो दी जाएं, और साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि एक्स सर्विसमैनों को एक इंटेलिजेंस नेटवर्क में भी इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है इस वक्त, और जब तक ये नहीं होंगी, कहीं ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। कश्मीर में भी सेट होते टाइम लगा था, क्योंकि उसमें एक सोच थी कि चलो ज्यादा हमको स्ट्रांग अप्रोच नहीं लेनी है। जम्मू में दोबारा कुछ ऐसा ना हो। पुंछ राजौरी में था, गुल गुलाबगढ़ में था, किश्तवाड़ डोडा वगैरह में था, कितनी आतंकवाद था 90 के दशक में, वहां पर भी बड़ा आतंकवाद था। तो वो कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, इसके लिए हमें स्ट्रांग एक्शन लेनी पड़ेगी। जो मैंने आपको चीज बोली, और भी बड़ी चीजें हैं जो मैंने रिकमेंड की हैं।
मैंने रिकमेंड की थी एलजी साहब को एक बॉर्डर बेल्ट जो एक्स सर्विसमैन की हमारी पुंछ जो एलओसी से मेन लाइन के साथ में जम्मू तक की एक एक्स सर्विसमैन की बेल्ट बनानी चाहिए, उसमें फ्री उनको लैंड देनी चाहिए, वो उनको बसा देना चाहिए ताकि बॉर्डर से कोई खिसकता भी है तो वहां इंटरसेप्ट हो जाता है। वो एक और देशभक्तों की लाइन वहां पर है और जो वहां से एक्ट भी कर सकते हैं। और बड़े ऐसे मेरे पास मैंने उनको वो दिए हैं, बिल्कुल वो दिए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एलजी साहब ने ये सुना है और हम लोग उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करना है इससे पहले कि देर हो जाए, बहुत कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए करना। बिल्कुल। आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी हुई है और भारत में जो हुकूमत इस वक्त है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो डर और खौफ का माहौल बना हुआ है, एक आम शहरी जो है डरा हुआ है, अगर दोनों मुल्क आपस में बात करते शायद कुछ बन जाए, शायद इस जम्मू कश्मीर में अमन शांति फिर से बहाल हो जाए। देखिए, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो हमेशा उनका कार्ड ही यही रहा है कि कश्मीर के मुद्दे को जला के रखना है, उठा के रखना है ताकि वो अपने अंदर की अंदरूनी मामलात को संभाल सके। लेकिन हमने बड़ी बार कोशिश की है, हिंदुस्तान ने बड़ी बार कोशिश किया पाकिस्तान से बात करने के लिए। हर बार जब बात करते हैं वो पीठ में छुरा घोंप देते हैं, चाहे वाजपेयी जी ने की है चाहे उसके बाद में भी हमने बातें करने की कोशिश की है। तो बात, दूसरी बात है तो बात करें भी किससे? अगर हम बात करना चाहते हैं गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट के पीछे उनकी कुर्ती खींच रहा होता है, आर्मी खींच रही होती है, कंट्रोल आर्मी का है, उनकी आईएसआई का है, उनके मुल्ला है। तो वो किसका कंट्रोल है, किससे बात करें हमें पता नहीं। गवर्नमेंट से बात करो तो गवर्नमेंट उनकी जो है वो काम जाती है, गवर्नमेंट को आर्मी डगमगा देती है। तो इस प्रकार से पहले तो है किससे बात करें पाकिस्तान में, और दूसरा क्यों बात करें अभी हम, क्योंकि हमने बहुत बार कोशिश की है, जब हर बार बात करते हैं तो वो हमको इस तरीके से करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा बात उनकी तरफ से पेशकश होनी चाहिए, वो देखेंगे हम। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि हमने बहुत बात कर ली, अभी हमको अगली बार अगर पाकिस्तान, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारा कश्मीर फिर से धरती का एक स्वर्ग बन जाए। बिल्कुल हम वो चाहते हैं, हम नहीं कोई चीज ऐसी चाहते कि यहां पर और ज्यादा खून खराबा हो, लेकिन हम झुक के नहीं करेंगे। बहुत बार कुछ कर लिया, अभी पाकिस्तान अगर कोई दोबारा से ऐसी चीज करता है, जैसे उड़ी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट में जाके घुस के मारा, अभी कुछ करेगा बात तो करें, लेकिन हम अभी इस बार अंदर घुस के 2, 3, 4 जगह में मारेंगे। और ये पाकिस्तान को हमारी चैलेंज है, वार्निंग है। और पाकिस्तान जो है अपने आप ही तो टूट चुका हुआ है। पाकिस्तान तो घुटनों के बल्कि रेंगना शुरू कर गया, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है, उनके पास में आटे चावल के लिए पैसे नहीं है, लोग मर रहे हैं भूख नंगे, तो वो हमसे लड़ाई क्या लड़ेंगे? तो उनके लिए बस यही एक हथियार था कि हाँ जी, ये जो मिलिटेंसी को जगाए के रखना, टेररिज्म बढ़ाए रखना, तो वही से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जो उन्होंने हमारा अनऑथराइजली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, वो लोग भी उनसे खफा हैं पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो देखिए, आप कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि पीओके को हम भारत वापस अपना जो हमारा हिस्सा है हम वापस उसमें ले लेंगे, और हमें बहुत ज्यादा जिद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ेगी। वो लोग अपने हाथ खोल के हमारे पास आएंगे, पाकिस्तान रोता रह जाएगा और हमारा अपना हिस्सा हमें वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी, जिनसे हमने बात की। इन्होंने अपनी बातों का खुलासा किया और आपने भी सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।